Welcome back, dear students, in Ritika Mathematics class. I hope you all are fit and fine and also performing well in your study. So students, again I am here with a new video, and in this video I am going to discuss introduction ऑफ एक्सरसाइज 10.3। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर लाती हूँ, ताकि आप लोग एक्सरसाइज को काफी इजी वे में आप लोग समझ पाए कि आप एक्सरसाइज में जो करने जा रहे हैं उसमें आखिर क्या आपको करना है और आपका कॉन्सेप्ट पहले से आप लोगों का स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इट इज अगेन अ इंट्रोडक्शन वीडियो, सो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब रितिका मैथमेटिक्स क्लास विद योर क्लासमेट्स, सिबलिंग्स एंड योर फ्रेंड्स। तो चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए, आप 10.3 में क्या करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा था कि 10.2 को थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। 10.2 में हमें क्या था, आपको बहुत डिफरेंट इक्वेशंस हमने देखी थी। फर्स्ट आपने देखी थी स्लोप पॉइंट इक्वेशन। यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.2 को। तो फर्स्ट हमने स्लोप पॉइंट इक्वेशन देखी थी, विच वॉज x माइनस x1 इज इक्वल टू m एंड y माइनस y1, यानी कि एक स्लोप और एक पॉइंट आपको दिया जाता था x1 y1। नाउ सेकेंड आपने 2 पॉइंट इक्वेशन देखी स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स इक्वेशन। 2 पॉइंट्स अगर आपको फाइंड है, अगर आपको दिए जाते हैं तो आप उसमें लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। थर्ड इक्वेशन आपके पास आती है स्टूडेंट स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन, अब स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में हमारे पास दो केस थे। फर्स्ट केस में अगर आपके पास स्लोप m है और आपको x से इंटरसेप्ट दिया जाता है। चलिए पहले हम y इंटरसेप्ट को लेते हैं यहाँ पर। तो y इंटरसेप्ट दिया जाता है, तो ये इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c थी। एंड सेकेंड इक्वेशन थी स्टूडेंट, अगर आपके पास सेकेंड केस था, अगर आपके पास स्लोप है और आपको x से इंटरसेप्ट यहाँ पर गिवन होता है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में दो टाइप के केसेस थे हमारे। अगर एक स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है आपके पास, तो आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करना होता। सेकेंड केस में अगर स्लोप है और x से इंटरसेप्ट आपके पास है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू mx माइनस d, वेयर c इज y इंटरसेप्ट एंड d इज x इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ फोर्थ इक्वेशन आपकी है इंटरसेप्ट इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास स्लोप गिवन नहीं होता है स्टूडेंट, आपको दोनों एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट आपको गिवन होता है। तो यहाँ पर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। एंड फिफ्थ इक्वेशन जो हमने देखी थी वो थी नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से डाली जाती है, और ये इक्वेशन हमें मिलती है x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। तो ये हमने इक्वेशंस पढ़ी थी स्टूडेंट, और आपको पता है कि किसी भी लाइन के लिए यानी कि स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इन सभी की एक जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है स्टूडेंट। तो 10.2 में हमने क्या किया था, हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन फॉर डिफरेंट कंडीशंस के लिए हमें गिवन थी, और हम इसको फाइनली किस फॉर्म में लाते थे, अपनी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ax प्लस by प्लस c, यानी कि हम ये जो भी हमारे पास कंडीशन आती थी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो हम उसको अपने इक्वेशंस पे लेते हुए फाइनली हम आंसर देते थे ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में। नाउ अब 10.3 में आपके पास क्या होने जा रहा है, 10.3 में आप एक तरीके से इसका रिवर्स काम करेंगे। ठीक है, आपको जनरल इक्वेशन को स्टूडेंट इन 5 फॉर्म्स में यानी कि इन इक्वेशन की फॉर्म में आपको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, आपके पास जनरल इक्वेशन ये है। 10.3 में ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, केवल आपको एक जनरल इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको उसको इन यानी कि अदर फॉर्म्स में जो हमने ये 5 फॉर्म्स पढ़ी हैं इनमें आपको चेंज यानी कि रिड्यूस करना होगा। ठीक है, उसमें दो बातें हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको केसेस मिलेंगे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यानी कि स्लोप पॉइंट इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, एंड 2 पॉइंट इक्वेशन को भी आप जनरल फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में नहीं ला सकते, यानी कि ये दो केसेस आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दो केसेस हमारे एक्सेप्शनल रहते हैं इन दोनों को, क्योंकि
यहाँ पर हमें जो पॉइंट दिया है स्टूडेंट x1 y1 है, और x1 y1 को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता रिड्यूस के लिए, क्योंकि एक लाइन में आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कौन सा x1 है कौन सा y1 है, यानी कि यहाँ पर हम इस फॉर्म को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दोनों केसेस आपके सिलेबस में यहाँ पर, यानी कि इस तरीके के ये दोनों केसेस में आपके रिड्यूसिंग फॉर्म नहीं आएगी स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर सीखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, इंटरसेप्ट फॉर्म को एंड नॉर्मल फॉर्म को, ठीक है। तो यानी कि इस जनरल इक्वेशन को हमें ये 3 इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए आप यानी कि स्लोप m देखेंगे, m को आपको फाइंड करना होगा, ठीक है, c आपको फाइंड करना होगा, d आपको फाइंड करना होगा, यानी कि a और b आपको फाइंड करने होंगे। यानी कि जब आप एक जनरल इक्वेशन को इस इक्वेशंस की फॉर्म में आप कन्वर्ट या रिड्यूस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी होती है, यानी कि एक तरीके का रिवर्स प्रोसेस आप करेंगे फॉर एक्सरसाइज 10.3। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आपको ये बेसिक सी एक बात समझ में आई होगी कि हम क्या करने वाले हैं 10.3 को लेके। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नाउ सॉरी इंट्रोडक्शन अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पास है, मैंने आपको बताया हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है स्टूडेंट ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। फर्स्ट हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं इंटरसेप्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारी शुरुआत जो होती है रिड्यूस करने की वो होती है इंटरसेप्ट में, ठीक है। तो इस फॉर्म को हमें रिड्यूस करना है। इसको चलिए प्रॉपर हम लिख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो जनरल इक्वेशन से तो आप सभी इंट्रोड्यूस हैं स्टूडेंट। तो यहां पर हम फर्स्ट जो हमें करना है वो है रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि हमें जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की उसको रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्टूडेंट। तो चलिए इसको हम रिड्यूस करते हैं। यानी कि जनरल इक्वेशन किसको रिड्यूस करना है, जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको पता है स्टूडेंट ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है, हमें किस पे इसको रिड्यूस करना है, हमें इसे रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जल्दी से आप लोग रिकॉल कर लीजिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो जब हमारे पास स्लोप m है और हमारा y इंटरसेप्ट गिवन है तो ये हमारी एक स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है। तो देखिए इसको हम कैसे यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। नाउ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए केवल y की वैल्यू एक तरफ है, बाकी सभी वैल्यूज हमारी दूसरी तरफ रहती, तो वही हम यहाँ पर करने वाले, यानी कि एक तरीके का हम इन दोनों को एक तरीके का फॉर्म में लाने वाले हैं। यानी कि जनरल इक्वेशन को हम कुछ इसी फॉर्म में लाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए by वाले टर्म को हमने एक तरफ किया और बाकी सभी टर्म्स को हम सेकेंड तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो माइनस ax माइनस सी और y यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ax माइनस सी अपॉन b, यही हमारा हो जाएगा। यानी कि y को हमने अपने y इक्वल टू mx की तरह हमने क्या किया हुआ है, y की वैल्यू को हमने अलग से लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब y इसको हम सेपरेट करते हैं तो माइनस का a अपॉन बी एक्स और माइनस का c अपॉन b, यानी कि b को मैंने सेपरेट कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो हमारी फॉर्म आती है ये कुछ इस तरीके की फॉर्म है। अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट की जो फॉर्म थी उसके साथ अगर कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंपेयर, इसको 1 इक्वेशन दे दीजिए एंड इसको 2 इक्वेशन। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट m, ये जो x का कोफिशिएंट m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है हमारी इक्वेशन का। m ही तो हमारा स्लोप होता है विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस a अपॉन b, तो ये क्या हो जाएगा m की वैल्यू क्या देगा, तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा माइनस का a अपॉन b।
तो हमने एक तो स्लोप निकाल लिया और सेकंड सी क्या होता है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट होता है स्टूडेंट। तो सी हमारे पास क्या होता है, देखिए ये सी हमारे पास होता है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, सी ब्रैकेट में लिख लीजिए वाई इंटरसेप्ट, और आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट क्या आता है, माइनस का सी अपॉन बी, ठीक है। माइनस का अभी ये थोड़ा सा सी ये यानी कि ये सी हमारा थोड़ा चेंज है, तो इसको मैं यहाँ कलर से चेंज कर देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो जो वाई इंटरसेप्ट वाला सी है वो ब्लैक से है, और जो हमारी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है वो है माइनस का सी अपॉन बी। तो यानी कि ये हमारी वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है। तो हमने देखिए कितने इजी तरीके से हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया है, कंपेयर किया है, ठीक है। यानी कि अगर आप ऐसे समझ लेते हैं तो ये हमारी इक्वेशन होती है, यही होती है ना इंटरसेप्ट की इक्वेशन। तो ये यानी कि y इंटरसेप्ट c होता है हमारा, और ये होता है d, x इंटरसेप्ट होता है स्टूडेंट d, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, x इंटरसेप्ट d और y इंटरसेप्ट होता है c। तो c हमारा क्या हो गया, माइनस का c अपॉन b, जब हमने यहाँ से इसको कंपेयर किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये रिड्यूस कर दिया अपनी जनरल इक्वेशन को स्लोप पॉइंट इक्वेशन में। अब आप जब क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे स्टूडेंट, तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन को आप यूज कर लेंगे, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज करके यहाँ पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने फाइनली हमारी इक्वेशन ये आ चुकी है स्टूडेंट। तो लेट टेक एन एग्जाम्पल। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एग्जाम्पल 13 यहाँ पे एनसीईआरटी का रिड्यूस इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 into slope intercept form, into slope intercept equation or slope intercept form, and find y intercept and x intercept, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। तो ये हमारी रिड्यूस हुई इक्वेशन है, जो हमने जनरल इक्वेशन को रिड्यूस किया है, ये वो इक्वेशन है। स्लोप ये है, y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट भी हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमारी है ना जनरल इक्वेशन की, जैसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सबसे इसको पहले हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में लेके आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास गिवन इक्वेशन है। y इंटरसेप्ट की अगर हम इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट, तो y इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी y इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन होती है। अब आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसको हम इसी फॉर्म में लेके आते हैं, यानी कि y को हम यहाँ पर सिंगल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेन इक्वेशन पे आप आइए तो ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x और माइनस 10। तो देयर इम्प्लाइज y हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3/4x, 4 को आप इधर भेज दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, एंड माइनस का 10/4, दैट इज माइनस का, ठीक है। ये दोनों माइनस है हमारे, तो ये तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, यानी कि 3/4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा स्टूडेंट, और ये कैंसिल भी हम साथ में कर लेंगे, 2 5 2 2 यानी कि 5/2। तो फाइनल इक्वेशन जो y इंटरसेप्ट को लेके आती है वो है 3/4x प्लस 5/2। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही हमारी y इंटरसेप्ट की इक्वेशन होती है। तो m क्या आ गया इस केस में, m हमारे पास आ चुका है x का कोफिशिएंट 3/4 और c यानी कि y इंटरसेप्ट आ चुका है 5/2। तो एक आंसर हमें यहाँ पर फाइंड हो चुका है स्टूडेंट। नाउ अब x इंटरसेप्ट को भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो एक आंसर हमने ये निकाल लिया, ठीक है, y इंटरसेप्ट इक्वेशन के लिए। नाउ सेकंड हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट को। नाउ
इधर हम करते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स से इंटरसेप्ट, अब एक्स से इंटरसेप्ट की इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, ये हमारी होती है एक्स से इंटरसेप्ट की इक्वेशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिएगा। देखिए हमें यहाँ पर d क्या होता है, हमारा x से इंटरसेप्ट d होता है, m हमें मिल जाएगा, d के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे यानी कि x माइनस डी है हमारे पास, d को अगर मैं देखती हूँ, d मेरे पास यहाँ पर क्या है, नाउ टू फाइंड d, ठीक है। मैं अगर 5/2 करूं, ठीक है, 5/2, अब देखिए स्लोप नहीं है हमारे पास, तो स्लोप मेरे पास यहाँ आया है, ठीक है, 5/2 यानी कि y इंटरसेप्ट और मल्टीप्लाई स्लोप के साथ करते हैं तो डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट इज यानी कि d मैंने निकालने के लिए क्या किया, जो हमारे पास y इंटरसेप्ट था 5/2 मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए m यहाँ कॉमन लिया जा रहा है, यानी कि m क्या है, स्लोप की वैल्यू है मेरी 3/4, तो मैं अगर 3/4 कॉमन लेती हूँ स्टूडेंट तो क्या बच जाता है, 5/2 अपॉन में 3/4, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 और 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 टाइम्स तो 10/3, यानी कि मेरा जो ये वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट सॉल्व करके वो आ रहा है 3/4 कॉमन लेके 10/3, तो मेरी यानी कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू या d मेरी d की वैल्यू क्या आ चुकी है 10/3, तो यही मेरा क्या था, x इंटरसेप्ट ये निकाला हमने, और m क्या है हमारे पास 3/4, m तो आपका सेम जैसे पहले आपका स्लोप आ चुका है वैसे ही स्लोप आपका सेम यहाँ पर भी 3/4 है, और x इंटरसेप्ट आ गया हमारा 10/3, तो आई होप आप यहाँ पर इसको समझ पाए होंगे, है ना, कि हमने कैसे ये वैल्यू फाइंड करी है स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वापस एक बार और समझ लेते हैं इक्वेशन को। हमने रिड्यूस करना होता है, हमें दिया था एक ax प्लस by प्लस c की फॉर्म, इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था स्टूडेंट, और हमें फाइंड करना था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब जब हमने स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशंस पढ़ी थी तो हमने दो इक्वेशन पढ़ी थी, जब एक स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो तब इक्वेशन होती है y इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c, और जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन है तो y की वैल्यू तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx माइनस d, ठीक है। तो ये हमारी इंटरसेप्ट की इक्वेशन थी। नाउ अब हमने क्या किया, देखिए कंपेयर किया, यानी कि y को यहाँ पर सिंगल कर दिया मेन इक्वेशन में से, तो y को हमने अलग रखा और हमें फाइनली ये वैल्यू मिलती है y इंटरसेप्ट के लिए, तो x हो गया यहाँ पर m यानी कि स्लोप, और 5/2 c हो गया, कंपेयर करते हैं तो c क्या होता है y इंटरसेप्ट, यहाँ से तो हमें मिल चुका। नाउ x इंटरसेप्ट की हमने इक्वेशन लिखी। अब आप देखिए d फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये 5/2 हमारे पास आया स्टूडेंट, ठीक है, 5/2, अब 5/2 में यानी कि m हमारे पास और क्या था, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो mx, ये हमारे पास आएगा mx माइनस md, ठीक है, mx माइनस md। तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा मैं आपको इजी वे में यहाँ पर बता देती हूँ कैलकुलेशन हमने क्या किया है। ये अगर हमारे पास यहाँ से आप देखते हैं तो ये क्या आता है, y इज इक्वल टू mx माइनस md, यही हो गया। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर ये d फाइंड करना है, यानी कि मुझे ये x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए d मेरे पास, यानी कि d को हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अब देखिए अगर मैं इधर देखती हूँ तो यानी कि md माइनस का md इज इक्वल टू c है मेरे पास, ठीक है, तो d क्या हो जाएगा c अपॉन माइनस का m, यही मेरे पास हो गया। और c क्या था, यानी कि y इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास, y इंटरसेप्ट था स्टूडेंट 5/2, वो मैंने अभी इरेज कर दिया, आप वीडियो को पॉज करके पीछे एक बार देखिएगा, तो y हमें मिलता है, यानी कि c इंटरसेप्ट मेरे पास आया है 5/2। अब देखिए m मेरे पास क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट तो ये हो गया और m की वैल्यू है हमारे पास 3/4,
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 और 10 अपॉन 3, यानी कि डी की वैल्यू आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा चेंज लग रहा है तो आप डी को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी, मैंने अंदर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें d निकालना है स्टूडेंट। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर c इक्वल्स टू क्या है, माइनस एम डी के, राइट, यानी कि ये जो वैल्यू c है वो माइनस एम डी के इक्वल है। तो माइनस एम डी और c बराबर है इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने में। d निकाल लीजिए, c अपॉन माइनस एम यहाँ भेज दीजिए। c आपके पास पहले आंसर आ चुका है, y इंटरसेप्ट हमने अभी फाइंड किया था और स्लोप भी हमने फाइंड किया था, तो इसको आप वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है नाउ। तो ठीक है स्टूडेंट, तो 5/2 और 3/4 हमारे पास आया नाउ, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास फाइनली वैल्यू 10/3 यहाँ से आ जाती है। तो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी को कैसे रिड्यूस किया जाता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में, वो हमने यहाँ पर समझ लिया स्टूडेंट। नाउ अब जो हम सेकंड यहाँ पर समझने वाले हैं दैट इज डिस्टेंस 2 पॉइंट्स इक्वेशन। अब हम अपनी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड केस हमारे पास आता है, यानी कि पहले में हमने क्या किया था, अपनी जनरल इक्वेशन को रिड्यूस किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और अब हम रिड्यूस करने वाले हैं, रिड्यूस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अब इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, कुछ इस तरीके की। तो हमें इस इक्वेशन को इस तरीके का लेके आना है स्टूडेंट। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन को यहाँ पर लेती हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है हमारे पास। ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है लाइन की। नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। माइनस सी यानी कि मैंने x और y को एक तरफ लिखे और जो कांस्टेंट मेरा पूरा है उसको मैंने सेकेंड साइड भेज दिया, या माइनस सी इंटू इसको 1 कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक चीज ध्यान रखिए, मुझे यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर 1 लाना है, तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। नाउ अब दूसरी तरफ, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस सी, ये अगर आपको नहीं करना, अब हमें 1 लाना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ c से क्या करना पड़ेगा, माइनस सी से मुझे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, क्योंकि तभी तो मेरा इस तरफ 1 आएगा, तभी तो ये राइट हैंड साइड मेरा 1 होगा। तो नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड विथ माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी कर लेते हैं, और ये माइनस सी अपॉन माइनस सी। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे इसको हम अलग सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा a अपॉन माइनस सी एक्स प्लस b अपॉन माइनस सी वाई, और ये माइनस सी 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है। नाउ अब अगर आप इसको इस इक्वेशन में देखते तो x के साथ कोई मल्टीपल नहीं है, कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम x को यहाँ पर, यानी कि इस पूरे जो हमारा कोफिशिएंट है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि माइनस सी अपॉन ए, ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि माइनस सी अपॉन ए वापस क्या हो जाएगा, a अपॉन माइनस सी। तो x को हमने यहाँ पर सिंगल रखना है, ठीक है, और y हो गया माइनस का c अपॉन b, और इधर हो गया हमारे पास 1, ठीक है। तो यानी कि हमें a और b की अपनी वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट। क्या हो गया यहाँ से, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस सी अपॉन ए, और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस का c अपॉन b।
हम यानी कि रिड्यूस कर चुके हैं अपनी जनरल इक्वेशन को, हमने जनरल इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब आप क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आप इस इक्वेशन को, यानी कि देखिए डेरिवेशन आपसे पूछी नहीं जाती स्टूडेंट, राइट, यानी कि 11th क्लास में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर इक्वेशन लर्न होना जरूरी है, ठीक है, इक्वेशन को आपको याद रखना है। डेरिवेशन आप अगर समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है इक्वेशन को याद रखना, और थोड़ा सा आप और स्ट्रॉन्ग वे में आप कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन था और ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, तो ये था। चलिए नाउ कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो हम एक्सरसाइज टाइम पे मैं आपको यहाँ पर करवाती रहूंगी स्टूडेंट, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस केवल मुझे अभी यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग फॉर्म को मुझे एक्सप्लेन करना है, और क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। नाउ अब थर्ड फॉर्म है हमारी नॉर्मल फॉर्म, थर्ड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। चलिए अब नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है। नॉर्मल फॉर्म होती है स्टूडेंट x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये हमारी क्या थी, नॉर्मल फॉर्म थी। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर इक्वेशन 1 जनरल इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में यानी कि लाना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट। तो ना इसको लिखते हैं, लेट x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p बी द नॉर्मल फॉर्म, बी द नॉर्मल फॉर्म। ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लेट कर लिया है, ठीक है, ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, of the line represented by, इसको ऐसे लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम यानी कि इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म हम लेट कर रहे हैं कि ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। देन बोथ इक्वेशंस आर सेम, इक्वेशंस आर सेम, बोथ यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। देखिए स्टूडेंट, इसी इक्वेशन को हम अगर नॉर्मल फॉर्म में लेते हैं, यानी कि हम ये ले रहे हैं कि इस लाइन की, इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म ये है, ठीक है। तो यानी कि इस इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है उसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, ठीक है। तो यानी कि दोनों इक्वेशन सेम है। अब हम यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, वैसे भी आप अभी तक कंपेयर ही कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन हर एक फॉर्म में, तो यहाँ पर भी हम इन दोनों फॉर्म को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कंपेरिजन यानी कि सेम। तो हम यहाँ पर देखते हैं, so their coefficient will be, so their coefficient will be equal, यानी कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है, विल बी इक्वल से बेटर आप यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, विल बी प्रोपोर्शनल। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हम कह रहे हैं कि इसके जो कोफिशिएंट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, अब x का कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन में a है और x का कोफिशिएंट नॉर्मल फॉर्म में cos ओमेगा है, तो यानी कि a अपॉन cos ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन साइन ओमेगा के, यानी कि y के दोनों कोफिशिएंट, दोनों y के जनरल इक्वेशन का कोफिशिएंट b है और y की नॉर्मल फॉर्म का कोफिशिएंट साइन ओमेगा है स्टूडेंट। तो ये इक्वल और बराबर में कांस्टेंट जो हमारा है यानी कि माइनस सी है ना, ये माइनस सी है यहाँ पर मैंने लिखा है, तो माइनस सी अपॉन पी, यानी कि ये तीनों हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल में होती है स्टूडेंट। तो अगर हम देखते हैं, इसको आप ले लीजिए फर्स्ट, इसको ले लीजिए सेकंड एंड इसको ले लीजिए थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इस वैल्यू को कांस्टेंट से हम कंपेयर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी, यही हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। a अपॉन कॉस ओमेगा माइनस इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। तो यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ए पी इज इक्वल टू माइनस सी कॉस ओमेगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए पी इज इक्वल टू माइनस यानी कि माइनस सी कॉस ओमेगा। नाउ
तो कॉस ओमेगा अगर मैं यहाँ से देखूं तो कॉस ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगी कि मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी होगी, मुझे कॉस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, डेट इज कॉस ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा एपी अपॉन एपी यानी कि माइनस एपी अपॉन सी। तो कॉस ओमेगा हमारे पास एपी अपॉन सी आ चुका है स्टूडेंट। नाउ अब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या होता है, बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी। तो सेम वे में हम इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, तो बी पी इज इक्वल टू माइनस सी साइन ओमेगा, और साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, साइन ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी साइन ओमेगा बीपी अपॉन यानी कि माइनस का बीपी अपॉन सी। ये हमारे पास साइन ओमेगा की वैल्यू भी आ चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा फाइनली हमें मिल चुका है यहाँ से। नाउ अब देखिए कॉस ओमेगा साइन ओमेगा हमें मिल चुका है। अब पी को भी अभी हमें, क्योंकि पी हमें कहीं गिवन नहीं है, तो पी को भी हमें इसी फॉर्म में लेके आना होगा, यानी कि ए और बी की फॉर्म में हमें पी को भी अभी रिड्यूस करना होगा स्टूडेंट। तो देखिए अब उसके लिए हम क्या करेंगे। नाउ तो मैं यहाँ पर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा के अलावा बाकी सभी चीजें यहाँ से इरेज करूंगा स्टूडेंट। तो प्लीज आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड ये सारी चीजें आपको स्टेप वाइज राइट डाउन कर लेंगी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मैं इसको इरेज करूंगी। तो P क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ होती है हमारे पास, तो इसको भी हम लिखते हैं। अब P को हमें फाइंड लेके आना है स्टूडेंट। तो चलिए P की वैल्यू देखिए, कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा हमारे पास है, तो P की वैल्यू लाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। P की वैल्यू लानी है और कॉस ओमेगा साइन ओमेगा हमें पता है, तो और इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री पे चलते हैं हम वापस। अगर मैं लिखूं कि कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास P है यहाँ पर, यहाँ से मुझे P पता चल जाएगा A और B की फॉर्म में स्टूडेंट, और ये रिलेशन ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से यानी कि तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर यानी कि माइनस ए पी अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस का बी पी अपॉन सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यू यहाँ पर रखी है और विच इज इक्वल टू 1, ये तो हमारा है स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 यानी कि मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया है। नाउ अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 तो ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए इसको हम 1, इसको भी आप चलिए यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसको एलिमिनेट कर देंगे इस 1 से, ठीक है। तो अब हम इस पूरे को यानी कि इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1 ये हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सी स्क्वायर अगर हम एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास रह जाता है ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो नाउ पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, और P की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें P को यानी कि बाकी वैल्यूज को हमें सेकंड साइड भेजना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से सी स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी सी स्क्वायर के अपॉन में, क्योंकि हमें यहाँ से फाइनली P की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, ठीक है। और P की वैल्यू देखिए, ये तो P स्क्वायर है, तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी P की वैल्यू
भी आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड सी। तो ये हमारी पी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। तो नाउ अब चलिए इन प्लस दोनों वैल्यूज को हम अपनी इक्वेशंस में यहाँ पर पुट करते हैं, यानी कि पी की एक वैल्यू हमारी आ गई, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर कॉस ओमेगा में पुट कर लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। पी हमारे पास आ चुका है प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें पी की वैल्यू भी मिल चुकी है, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट। नाउ चलिए नाउ अब कॉस ओमेगा यानी कि इन दोनों इक्वेशन में पी हमने फाइंड कर लिया, तो पी की वैल्यू को हम पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाउ कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन सी, और पी हमारे पास क्या है, पी है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी कॉस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन सी, माइनस ए अपॉन सी। देखिए यहाँ पर माइनस है स्टूडेंट, तो माइनस ए अपॉन सी, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हम देखते हैं माइनस ए अपॉन सी, ये मल्टीप्लाई में है ना, पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम अंदर यहाँ पर ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन सी, और अगर इधर हम देखते हैं मल्टीप्लाई, सी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी, और ऐसे लिख लीजिए प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन है, और इस केस में सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर। अब देखिए माइनस ए है और ये प्लस माइनस है, तो माइनस का जब माइनस ए इसके यानी कि साइन रिवर्स हो जाएंगे। जब हमारे पास माइनस है और प्लस माइनस है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों साइन माइनस और, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, आप साइन को इस तरीके से लिख लीजिए, यानी कि एक ही बात है। तो माइनस ए अगर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेट इज माइनस प्लस कर लीजिए, और ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस ओमेगा हमारे पास आ गया फाइनली, एंड ऐसी हमारे पास ऐसी अब साइन ओमेगा को आप लिखेंगे स्टूडेंट, तो साइन ओमेगा की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी माइनस प्लस, सेम इसी वे में आपको प्रोसीड करना है। तो ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आपके पास रहेगा, देखिए यहाँ ए आया है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस अंडर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारी साइन ओमेगा की फाइनल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा हमें मिल गए, और नाउ तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है स्टूडेंट इन फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, और इसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इसको एक बार हम देख लेते हैं कि आपकी ओके स्टूडेंट, तो आपको ठीक है एनसीईआरटी में हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं कॉस ओमेगा साइन ओमेगा की, तो फिलहाल हमारे ये इक्वेशंस यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो था नॉर्मल फॉर्म, आपको ये इक्वेशन याद करनी है और ये पी की वैल्यू को आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक याद नहीं करना आपको, मैंने यहाँ पर समझाया है, तो आप वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी एक्सरसाइज 10.3 की 2 इक्वेशंस अभी हमने और करनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसको करते हैं। तो चलिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।